अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। पाक फौज के 2 रिटायर्ड फौजी एहलकारों को बगावत पर उकसाने के इल्जाम में सजा सुनाई गई। ISPR के मुताबिक मेजर रिटायर्ड आदिल फारूक राजा और कैप्टन रिटायर्ड हैदर रजा मेहदी को सजा सुनाई गई है। अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं, अहम खबर है आप तक पहुंचाएंगे। पाक फौज के 2 रिटायर्ड फौजी एहलकारों को बगावत पर उकसाने के इल्जाम में सजा सुनाई गई है। डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस मुताल्लिक अपडेट्स हासिल करेंगे। एजाज अहमद, क्या तफसीलात हैं इस सजा की? जी, ISPR की जानिब से ये बताया गया है कि मेजर रिटायर्ड आदिल फारूक राजा और कैप्टन रिटायर्ड हैदर मेहदी को आर्मी एक्ट 1952 के तहत फील्ड कोर्ट मार्शल जनरल की जानिब से कैद की सजा सुना दी गई है। या इन दोनों अफसरान को पाक फौज के जवानों और अफसरान में बगावत फैलाने के जुर्म में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 की दफात की रोशनी में सजा सुनाई गई है। ये दोनों अफसरान जो है पाक फौज को बदनाम कर रहे हैं और एक तवील अरसे से बैरून मुल्क बैठकर दुश्मन के एजेंडे को भी टो कर रहे हैं और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और उसकी क़यादत के हवाले से जो है वो नफरत अंगेज प्रोपेगेंडा भी कर रहे हैं। और पाक फौज के अंदर दोनों अफसरान जो है वो तकसीम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और अफसरान और जवानों को वर्गला रहे हैं बगावत पर। जी अच्छा एजाज अहमद, ये बताइएगा, ये दोनों जिनको सजा सुनाई गई है बैरून मुल्क मौजूद हैं, इनकी गिरफ्तारी के लिए क्या किया जाएगा? क्या इनकी गिरफ्तारी के लिए कोई इक़दामात अब सामने आएंगे? जी, पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान आपको याद होगा, नाज़रीन को भी याद होगा कि साबिक हुकूमत जो PTI की जो हुकूमत थी उस वक्त इसहाक डार और दीगर कैदियों को लाने के लिए तहवील मुजरिमान का एक वायदा किया गया था। गो कि दोनों मुल्कों के दरमियान कैदियों के तबादले का कोई वायदा मौजूद नहीं है, लेकिन खास दफात के तहत जुर्म करने वाले को पाकिस्तान के हवालगी या बरतानिया हवालगी का एक वायदा किया जा चुका है। उस वायदे की रोशनी में अब चूंकि ये दोनों फील्ड कोर्ट मार्शल जनरल से आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत सजा याफ्ता हैं, इसलिए अब इनको सजा सुना दी गई है। सजा सुनाए जाने के बाद अब यकीनी तौर पर पाकिस्तानी सफारत खाने के जरिए और दफ्तर खारजा के जरिए और फिर जो दोनों ममालिक के दरमियान जो फौजी और दिफाई ताल्लुकात हैं उनके मुताबिक जो है वो उनके मुताबिक उनको वापस लाने की कोशिश जरूर की जाएगी। आपको याद होगा, नाज़रीन को भी याद होगा, अभी हाल ही में बरतानवी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने पाकिस्तान का एक इंतहाई अहम दौरा किया था। 1 हफ्ते का ये दौरा था और उस दौरे के दौरान उन्होंने GHQ में मुतअद्दिद मुलाकातें की थी, पाकिस्तानी अफवाज के मुख्तलिफ अफसरान के साथ भी मुलाकातें की थी, लाहौर का भी दौरा किया था, दोनों मुल्कों के दरमियान जो है वो पोलो का भी मैच देखा था। और इन ताल्लुकात को आगे बढ़ाने के लिए बरतानिया की जानिब से ये ऐलान किया गया था कि पाकिस्तान और उनके दरमियान बरतानी फौज के दरमियान ताउन को फरोग दिया जाएगा। ये उसी जानिब इशारा करता है कि दोनों जो सजाए याफ्ता कैदी हैं उनको अब पाकिस्तान अपनी तहवील में लेने के लिए उस वायदे की रोशनी में बरतानिया के साथ मामला को उठाएगा। जी अच्छा एजाज अहमद, ये कहिएगा कि इंटरपोल के जरिए अगर किसी की गिरफ्तारी अमल में लाई जानी हो तो कितना लंबा ये प्रोसेस हो सकता है, कितना चैलेंजिंग साबित होगा खास तौर पर इस केस के अंदर? इंटरपोल के जरिए हीनियस क्राइम्स के जो मुजरिमान होते हैं या इस किस्म के संगीन मुकदमात में मुलव्वस मुलजिमान होते हैं उनको लाने का प्रोसेस थोड़ा सा तवील प्रोसेस होता है। वो रेड वारंट जारी करना पड़ता है, उसके ये पे कुछ खास अदालती प्रोसेस करना पड़ता है। लेकिन आर्मी एक्ट के तहत जो मुजरिमान हैं उनके लिए चूंकि उनको एक सजा सुना दी गई है, वो अदालती प्रोसेस जो आर्मी एक्ट के तहत ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत वो कर दिया गया है। लेकिन ये मामला जो है वो इंटरपोल जो है वो FIA के जरिए उसके साथ डील किया जाता है। लेकिन अब ये मामला चूंकि दो मुल्कों के दरमियान एक खास मुआहदा मौजूद है, हीनियस क्राइम्स के संगीन मुकदमात के, बगावत के मुकदमात के मुलजिमान को पाकिस्तान लाया जा सकता है, तो दोनों चैनल इस्तेमाल किए जा सकते हैं। वजारत दिफा के जरिए FIA को इन्वॉल्व किया जा सकता है, वजारत दाखिला को कहकर, और इंटरपोल के जरिए चूंकि DG FIA। अच्छा एजाज, ये बताइएगा, ये जो आर्मी एक्ट है जिसके तहत ये सजाएं सुनाई गई हैं, आर्मी एक्ट की कौन सी शिक को लगाया गया है इन दोनों अफसरान के खिलाफ? वो जो एजाज हमारे साथ रहिएगा, हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने। हारिस साहब बहुत मशहूर आपके वक्त के। हारिस साहब, आप इस इक़दाम को किस तरह से देख सकते हैं?
सज़ाएं सुना दी गई हैं आदिल राजा और हैदर रज़ा मेहदी को आर्मी एक्ट के तहत। देखें, ये आई फील कि मेजर आदिल राजा जो अब मेरे ख्याल में इनको नाम तो इनके रैंक तो लेने नहीं चाहिए, मिस्टर आदिल राजा एंड मिस्टर मेहदी, दे वर वेरी अनफेयर, अनएथिकल। आई कुड नेवर इमेजिन कि जो ऑफिसर फौज में रहे हो और वो दुश्मन की हॉस्टाइल एजेंसी के साथ मिल के और उनकी मर्जी के मुताबिक पाकिस्तान में डिवाइड मिलिट्री और सिविल के दरमियान में कोशिश करें सोशल मीडिया पे। इट इज अनकॉल्ड फॉर। आई कुड नेवर इमेजिन। लेकिन जितनी भी पर्सनल नाराजगियाँ हो, बस एक आप जब रहते हैं तो आपको उस फैमिली के साथ अपनी अफिलिएशन हो जाती है। तो उस लिहाज से मेरे ख्याल में बहुत अच्छा सबक है बाकी ऑफिसर्स के लिए भी, जो कभी ऐसी बात सोचते हैं और वो भी सोशल मीडिया पर बाहर बैठ के कि you're out of the reach, जो people are doing like this. I will still feel कि ये दोनों ऑफिसर will look inward and realize are they doing good work for Pakistan or they're harming Pakistan as a whole. जो आजकल के environment हैं, यंग लोगों के माइंड को पोल्यूट कर रहे हैं, उनको गलत राह पे डाल रहे हैं, उनको बदतमीजी कर लेके जा रहे हैं। आई थिंक दीज आर थिंग्स व्हिच वांट इन लाइफ, और ये बहुत अच्छा है। इट सेंड्स अ वेरी गुड मैसेज टू अदर्स आल्सो दैट दे शुड नेवर डू लाइक दिस। अच्छा, हारिस नवाज साहब, ये समझते हैं कि पाकिस्तान आर्मी की जानिब से, पाक फौज की जानिब से क्लियर मैसेज दे दिया गया है कि किसी भी किस्म की जो एक लाइन क्रॉस करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और उसकी सज़ा लाजमी दी जाएगी? Obviously, this is a message sent for everyone, all uniformed person, those who have been serving or have been retired, even and myself. Taking whatever today we hear, it is because of the army. और second, please remember, पाकिस्तान की फेडरेशन को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए you need a strong military. इराक, सीरिया, अफगानिस्तान, आप अगर देखें लिबिया देखें, वहाँ पर फौज कमजोर थी, फौज का ट्रस्ट नहीं था और वहाँ कैसे किया गया। तो आई थिंक इस लिहाज से वी हैव टू वेरी केयरफुल, और ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए जिससे पाकिस्तान की रियासत को नुकसान हो, पाकिस्तान की फौज और अवाम में जड़ डिवाइड हो। दैट शुड ऑलवेज। अच्छा हारिस साहब, एक बात ये भी है कि यकीनन ये खुशाइन बात है कि जो भी पाकिस्तान और पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ मज़मूम प्रोपेगेंडे का हिस्सा बने, उसके ख़िलाफ़ लाजमी कार्रवाई की जानी चाहिए। ये बताइएगा, इससे किस तरह से हौसला शिकनी होगी? आप समझते हैं कि जो आज़ादी इज़हार राय के नाम पे खुलेआम बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद किए जाते हैं, एक झूठा प्रोपेगेंडा किया जाता है, ये इसके लिए भी हौसला शिकन होगा? हारिस नवाज साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। एजाज अहमद हमारे साथ ही मौजूद है। एजाज, बताइएगा, आर्मी एक्ट के तहत इन दोनों अफसरान को सजाएं सुनाई गई हैं, जो तफसील है इन सजाओं की वो बताइएगा। जी, अभी तफसील जारी होना बाकी है, लेकिन ये मामला बुनियादी तौर पर इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि जो यूट्यूबर हैं ये दोनों ये मुश्तरका तौर पर और अलग अलग पाकिस्तान से बाहर बैठकर, लंदन में बैठकर मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और पाकिस्तानी फौज में बगावत की कोशिशें कर रहे हैं। आर्मी चीफ और DGI से और दीगर सीनियर रैंक अफसरान को छेड़ा जा रहा है। ये इंतहाई हसास मामला है, पाक फौज की रेपुटेशन का मामला भी। और पहले ये भी कहा जा रहा था कि बहुत सारे हलकों की जानिब से जो बात नासिर पाकिस्तानी फौज की मुखालफत करते हैं, उनकी जानिब से ये भी कहा जा रहा था कि अगर ये कोई जुर्म करते हैं तो इनको क्यों सजा नहीं दी जाती। लेकिन वो सजा देने का एक प्रोसेस है, जो आर्मी एक्ट के तहत जो फौजी अदालतों में मुकदमा चलाए जाते हैं, उनमें मुकम्मल तौर पर इंसाफ फराहम करने के लिए फौज के अंदर एक जो निज़ाम मौजूद है, उसमें बहुत सारे उसूलों पर कारबंद रहना होता है, उसमें कुछ वक्त लगता है। ये सस्ती समात की फौजी अदालत नहीं है, ये बाकायदा फील्ड कोर्ट मार्शल जनरल है, जिसमें मुकम्मल तफसीलात फराहम करना पड़ती हैं। फिर जो मुल्जिम होता है उसको वकील फराहम करने की इजाज़त दी जाती है। अगर वो खुद वकील नहीं करता तो फिर उसकी जानिब से एक वकील फराहम किया जाता है। और ये तमाम प्रोसेस मुकम्मल करने के बाद जो फौजी अदालत के जजेस हैं वो सीनियर रैंक के अफसरान होते हैं, वो मुकदमा सुनते हैं, उसकी तफसीलात सुनते हैं, उसके शवाहिद का जायजा लेते हैं। और जिससे हमारी आम अदालतों में होता है कि जजेस सवालात भी उठाते हैं, मुकदमा का जायजा भी लेते हैं, और फिर जो मुतालिका दफात है उनकी रोशनी में जो इक़दाम है, उनके नतायज और फिर उसके शवाहिद की रोशनी में ये सजा सुनाई जाती है। तो इनको ये सजाएं सुनाई गई हैं। ये जो दफात इनके ऊपर आयद की गई हैं, ये बुनियादी तौर पर इनमें ज़्यादा से ज़्यादा सजा 14 साल कैद बामुशक्कत सुनाई जा सकती है। उसके अलावा भी सजाएं हैं, लेकिन ये तफसील अभी आना बाकी है। लेकिन बुनियादी बात यह है कि इनको सजा सुना दी गई है, जो कानून का इब्तदाई प्रोसेस है वो मुकम्मल कर
दिया गया है। अब इनके पास इस आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ये जो दोनों रिटायर्ड अफसरान हैं, इनके पास ये मौका होगा कि ये इन सजाओं के खिलाफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास अपील कर सकते हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ही इन सजाओं के खिलाफ जो है वो अपीलेट अथॉरिटी है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास अपील का मौका भी इनके पास मौजूद है। उसके लिए मुकर्रर 1 माह की मुद्दत मुकर्रर होती है, या फिर अदालत ये भी वक्त भी बढ़ा सकती है, कह सकती है 2 माह में अपील कर सकते हैं, लेकिन इनको ये अपील का मौका जरूर दिया जाएगा। ताहम जो अच्छा एजाज, हमारे नाज़रीन की मालूमात के लिए बताइएगा, ये जिन 2 अफसरान को सजाएं सुनाई गई हैं, ये कौन कौन से जुर्म के मुर्तकब पाए गए? जी, ये बुनियादी तौर पर तो जो पाकिस्तानी फौज के अंदर बगावत पर उकसाने की कोशिश है उसके मुर्तकिब पाए गए हैं। 9 मई का जो मामला है उसमें बराह रास्त ये दोनों अफसरान मुलव्वस हैं। इन दोनों अफसरान के बारे में ये शवायद मौजूद हैं कि ये पाक फौज के अफसरान को राब्ते करके उकसाने की कोशिश करते रहे। फिर अपनी जो वीडियोज हैं उनके जरिए पाक फौज के अफसरान को हदफ बनाकर पाक फौज के अफसरान को टारगेट करके वो उनको ये उकसाते रहे हैं कि वो क़यादत के खिलाफ बगावत कर दें, क़यादत के अहकामात को तस्लीम ना करें। तो जो इनके ऊपर बुनियादी इल्ज़ाम है वो पाक फौज का जो पाक फौज में जो बगावत पर उकसाने का इल्ज़ाम है वो इल्ज़ाम है, और ये इंतहाई संगीन इल्ज़ाम है जिसकी सज़ा 14 साल कैद बामुशक्कत भी हो सकती है। और अगर उसके नतीजे में कोई और बड़ा जुर्म सरदर्द हो जाता है और वो साबित भी हो जाता है तो उस पर जो है सजाए मौत भी सुनाई जा सकती है, उम्र कैद भी सुनाई जा सकती है। लेकिन अभी इसकी तफसीलात आना बाकी है कि इनको कौन सी सजा दी गई है, लेकिन इन पर बुनियादी इल्जाम पाक फौज के अंदर बगावत का इल्जाम है। ये बगावत पाक फौज के अंदर बगावत का इल्जाम आर्टिकल 6 के जुमले में भी आता है। जी अच्छा एजाज, ये बताइएगा, जिस तरह ये जो 2 रिटायर्ड फौजी एहलकार थे इनको तो अब सजा हो गई, लेकिन जिन मुहारकात के तहत ये लोग ये वीडियोस बना रहे थे, ये वीडियोस जारी कर रहे थे, इनके जो सोर्सेज हैं उसके हवाले से भी अब इदारा जाती तहकीकात की जाएंगी? जी, यकीनी तौर पर उसके बारे में अदालत जाती तहकीकात मुकम्मल की जा चुकी हैं, और जो लोग अगर अंदर से मुलव्वस होंगे तो उनको भी इसी तरह ट्राई किया जा रहा होगा, ट्राई किया जाएगा, यकीनी तौर पर ट्राई किया जाएगा, हमारे ट्राई का कहना है। लेकिन पहले जो पहला मरहला था वो इनकी वापसी के अमल के लिए इनको सजाएं सुनाना बहुत जरूरी था, और अब वो सजाएं सुनाई जा चुकी हैं और इनको अब पाकिस्तान वापसी के जो मराहल है वो मुकम्मल किए जाएंगे। जी ठीक है, और ये बताइएगा कि इंटरपोल को दरख्वास्त भेज दी गई है इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं? जी, यकीनी तौर पर ये चूंकि आज ये सजा का ऐलान किया गया है, लेकिन ये 7 दिसंबर 2023 जो है वो इसके लिए डेडलाइन मुकर्रर की गई है। लेकिन ये यकीनी तौर पर फैसले की कॉपी जो है ना फौज का तरीकाकार यही है। हाफिज एहसान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। हाफिज साहब बहुत मशकूर है आपके वक्त के। हाफिज साहब, एक बड़ा फैसला सामने आया है और फौज के अंदर जो अदल इंसाफ का एक निज़ाम है उस पर एक मुहर सब्त की गई है, और ये जो 2 रिटायर्ड फौजी एहलकार हैं इनको बगावत पर उकसाने के इल्जाम में सजा सुना दी गई है। आप इस सारे सूरत-ए-हाल को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान का लॉ या पाकिस्तान का जो इससे रिलेटेड जितने भी प्रोसेस हैं वो सारे के सारे मौजूद हैं, और पाकिस्तान का जो पीनल कोड 1860 का मौजूद है उसके अंदर सेक्शन 131 बड़ा वाज़ेह है इस मामले के अंदर कि अगर कोई शख्स पाकिस्तान की अफवाज के अंदर कोई ऐसी म्यूटिनी या डिसोबीडियंस ऑफ कमांड करता है या कोई ऐसी चीज करता है कि जिसका उनका जो रेगुलर कमांड का प्रोसेस है उसको फ्रस्ट्रेट किया जाए, वो पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान से बाहर बैठ के अगर वो इस चीज को एक्सरसाइज करता है तो उसको पाकिस्तान का कानून कॉग्निजेंस करार देता है, और उस कॉग्निजेंस के अंदर उसकी जो पनिशमेंट है वो 14 साल भी है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी है, और 10 साल भी उसको सजा दी जा सकती है। अब इस केस के अंदर जो एलिगेशंस आए हैं वो बड़े सीवियर किस्म के आए हैं। एक तो ये इसके अंदर के म्यूटिनी आई है, दूसरा पाकिस्तान के जो नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज हैं वो इसके अंदर सामने आए हैं, और तीसरा जो इसके अंदर इम्पोर्टेंट चीज आई है कि एक कंसिस्टेंट प्रैक्टिस है जिससे पाकिस्तान के ये जो इदारे हैं जिसमें पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तान एयरफोर्स या पाकिस्तान नेवी जो है उसके अंदर एक ऐसा डेंट डालने की कोशिश की गई है कि वो लोग जो है वो अपनी जो कमांड है उसके खिलाफ जो है वो एक खड़े हो। और ये दुनिया के किसी मुल्क के अंदर एक्सेप्ट नहीं होता कि आप उस मुल्क के अंदर या उस मुल्क से बाहर बैठ के एक ऐसी कंसिस्टेंट प्रैक्टिस जो है उसको फ्री स्पीच के नाम पे जो है वो करें, और दुनिया में टॉलरेट नहीं है। और दुनिया में कई ऐसी एग्जांपल्स हैं
کہ جس کے اندر جو ان لوگوں کے شہری تھے جو ان کے ملک کے اندر یا اسپیشلی ملک کے باہر جو کراس بارڈر ہے اس کے اندر جا کے جب انہوں نے ایکسرسائز کی تو اس کو انہوں نے پنش کیا اور ان کو پکڑ کے لائے اور انہیں جو ہے اس کے بعد پراپر جو ہے ان کی کنوکشنز کو ایگزیکیوٹ کروایا. اب یہ 5 چیزیں جو بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں اس طرح کے معاملات کے اندر. نمبر 1 اس کے اندر امپورٹنٹ یہ ہوتا یہ ہے کہ کیا اس شخص کو جس کو آپ نے ایکیوز کیا ہوا ہے اس کو سمنز ایشو کیے ہیں, یہ انٹرنیشنل ایک پریکٹس ہے. دوسرا اس کے بعد کیا ہے کہ کیا اس کا جو ٹرائل ہے کہ اگر وہ موجود نہیں ہے اور انٹینشنلی ایبسکانڈ کر رہا ہے یا اس کی پریزنس کو اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کر رہا تو اس کے لیے آپ نے موڈ آف کمیونیکیشن جو ہے وہ اڈاپٹ کیے ہیں اور وہ یہ ہے کہ آپ اپنی سروس آف سمنز کرتے ہیں, ڈائریکٹ کوریئر کرتے ہیں یا تھرو ہائی کمیشنز کرتے ہیں. تیسرا اس کے اندر امپورٹنٹ چیز یہ آتی ہے کہ جب وہ انٹینشنلی اس کو انفارم کر دیا جاتا ہے تو پھر آپ اس ٹرائل کو نوٹیفائی کرتے ہیں کہ اب یہ شخص آ نہیں رہا تو اس کا ٹرائل ان ایبسنس جو ہے اس کو سٹارٹ کیا جائے فار پروسیسنگ ٹو اسپیڈ اپ جسٹس. اس کے بعد جو اگلی چیز اس کے اندر امپورٹنٹ آتی ہے وہ آتی ہے کہ آپ کے ایویڈنس کو جو ہے وہ ریکارڈ کرتے ہیں اور اس ایویڈنس ریکارڈ کرنے سے پہلے جو ہے آپ ایک رائٹ آف لیگل ریپرزنٹیشنز بھی جو ہے دیتے ہیں اس شخص کو. تو اس کی ایبسنس کے اندر بھی آپ ایک لائر کو اپوائنٹ کرتے ہیں اور پھر پوری ایویڈنس سننے کے بعد اس لائر کے آرگومنٹ سننے کے بعد ایک آپ فیصلہ دیتے ہیں اور فیصلے کے اندر جو ہے وہ آپ کے پاس دونوں آپشنز ہیں کہ کس حد تک سزا دی جائے یا شاید وہ چارج جو ہے وہ پروو نہ ہو.